नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिंदी साहित्य की वरिष्ठ ख्याति प्राप्त लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी बंद घोड़ा गाड़ी। तो आइए सुनते हैं कहानी। अपनी 10वीं जमात के बोर्ड का सोशल स्टडीज़ का पर्चा खत्म करते ही मैं अपने कदम परीक्षा केंद्र के साइकिल स्टैंड की ओर बढ़ाती हूँ। तभी देखती हूँ दूर खड़ी मेरी एक सहपाठिका एक अजनबी को मेरी दिशा में संकेत कर रही है। रेणु अग्निहोत्री, वह मेरी ओर बढ़ आता है। प्रभा अग्निहोत्री की भतीजी, जो अपने फूड पाइप के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती हैं। जी, मैं व्याकुल हो उठती हूँ। वो तुमसे मिलना चाहती हैं, अभी इसी वक्त। कोई इमरजेंसी? 2 दिन पहले फिर बुआ को खून की उल्टी हुई है और इस बार उन्हें इंस्टीट्यूट पहुंचाने पर हमें पता चला है कि उनके पेशाब में भी खून के अंश आ मिले हैं। है भी और नहीं भी। अपनी वापसी के लिए मैंने अपनी ऑटो रोक रखी है। तुम मेरे साथ वहां चल सकती हो। मेरे पास अपनी साइकिल है, मैं उसी से जाऊंगी। तुम्हारी साइकिल ऑटो में टिकाई जा सकती है। यकीन मानो, तुम्हें अपना सहयोग मैं केवल अपने संतोष के लिए देना चाहता हूँ। तुम्हारी बुआ मेरी बहन जैसी हैं। आप उन्हें कैसे जानते हैं? अजनबी को पहली बार मैं अपनी निगाह में उतारती हूँ। काली सैंडल के साथ उसने गहरी सलेटी रंग की पतलून और हल्की सलेटी रंग की बुशर्ट पहन रखी है। घने काले बाल लिए लगभग 40 वर्ष का उसका चेहरा साफ सुथरा है और गठन हृष्ट पुष्ट। तिस पर उसके धीमे कोमल स्वर और सौम्य संभ्रांत आचरण का सामूहिक प्रभाव उसके कथन को प्रमाणित करता मालूम होता है। मैं उसी कैंसर इंस्टीट्यूट में सीनियर टेक्नीशियन हूँ जहाँ वे सीनियर नर्स हैं। यकीन मानो, मैं उन्हें अनेक सालों से जानता हूँ और मेरे साथ ऑटो में तुम सुरक्षित वहीं पहुँचोगी। बुआ के पास पहुँचने की मुझे बेहद जल्दी है, किंतु मैं अपना सिर नहीं ही में हिलाकर अपनी साइकिल की ओर चल पड़ती हूँ। माँ ने मुझे चेता रखा है, कोई कैसा भी क्यों न दिखाई दे, कोई कुछ भी क्यों न कहे, मुझे किसी अजनबी से कोई बात नहीं सुननी, कोई बात नहीं समझनी। इंस्टीट्यूट में बुआ अपने कमरे में है, ऑक्सीजन मास्क के नीचे। अपनी 18 साल की नौकरी के बूते पर डायरेक्टर से आईसीयू वार्ड से सटे एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपने अकेले रहने की छूट ले रखी है। जभी से जब 5 माह पहले उन्हें खून की पहली उल्टी हुई थी और अपनी रेडियोथेरेपी या ऑक्सीजन के लिए उन्हें यहाँ अक्सर हर 10वें-14वें दिन भर्ती होने की मजबूरी आन पड़ी थी। इस समय मुझे देखते ही बुआ की बगल में बैठी दादी मुझे डपटती हैं, और वह भी अकेली। बुआ के पास अकेली आने जाने की मुझे सख्त मनाही है। दादी और माँ भी यहाँ बारी बारी से ही आती हैं, और वह भी दिन ही में, बुआ ही के आग्रह पर। नाइट शिफ्ट का स्टाफ मुझे आपसे बेहतर देखेगा। टन। बुआ अपने बेड की घंटी बजाती हैं। एक नर्स वहाँ तत्क्षण पहुँच लेती है। बुआ उसे अपना ऑक्सीजन मास्क उतारने का संकेत देती हैं। डॉक्टर बुलाऊं? नर्स घबराई आवाज में पूछती हैं। डायरेक्टर सर। बुआ के स्वर की फेंक और प्रबलता उनके कैंसर ने छीण कर डाली है। अभी बुलवाती हूँ। नर्स तेज कदमों से बाहर लपकती है। बुआ इशारे से मुझे अपने समीप बुलाती हैं। पूरे बाल झड़ जाने के कारण अब वे अपने सिर पर स्कार्फ बांधने लगी हैं। बुआ मेरा हाथ सहलाती हैं और मैं अपने कान उनके मुंह के निकट ले जाती हूँ। अपने जीवन में मैंने केवल 2 जन को प्यार किया है। बुआ फुसफुसाती हैं, तुम्हें और तुम्हारे पिता को। हम क्या जानती नहीं? दादी की जिज्ञासा ने उन्हें मेरी बगल में ला खड़ा किया है। बुआ के संग वे बहुत निष्ठुर हैं, माँ की तरह। बुआ मुझे कई बार बता चुकी हैं, मेरे दादा अपने जीवन में 2 बार चूके थे। पहली बार जब अपने 53वें वर्ष में विधुर होते ही उन्होंने अपने गांव की 26 वर्षीय इस दादी से
अपना दूसरा ब्याह रचाया था, और दूसरी बार जब अपने 62वें वर्ष में उन्होंने अपनी दूसरी ससुराल में मेरे 23 वर्षीय पिता को जा ब्याहा। मेरी माँ इन दादी के चचेरे भाई की बेटी थी। अपने पिता को अपनी माँ की दृष्टि से कभी मत देखना। बुआ मेरा हाथ थपथपाती हैं। मेरी दृष्टि से देखना। तेरी बुआ शादी किए होती तो जानती, बेदर्द पति को कोई भी पत्नी हमदर्दी से नहीं देख सकती। दादी ताना छोड़ती हैं। वे मेरे पिता से बहुत नाराज हैं, जो मेरी माँ के 20वें वर्ष में और मेरे 6ठे महीने बिना बताए घर से निकल लिए थे, बुआ के नाम एक पत्र छोड़कर। नई नौकरी तलाशने की बजाय मैं संन्यास ले रहा हूँ। मुझे विश्वास है आप सब संभाल लेंगी जीजी। बुआ ने हमारी खातिर शादी नहीं की, मैं तमकती हूँ, और बेदर्दी की पहल आप लोगों ने की थी, मेरे पिता ने नहीं। बुआ के लिए मेरे मन में अथाह आस्था है। दृढ़ प्रतिज्ञ उनका आत्मत्याग अद्वितीय है। अपने वेतन का अधिकांश भाग वे मुझ पर खर्च करती हैं, पूरी खुशी से, खुले दिल से। मेरे स्कूल में अधिकतर लड़कियां धनाढ्य परिवारों से हैं, किंतु मेरे स्कूल बैग का, मेरी यूनिफॉर्म का, मेरे स्कूल टिफिन का, मेरे रेनकोट का स्तर उनकी बराबरी का है। खर्चे की कटौती बुआ सबसे पहले अपने पर लागू करती हैं, माँ और दादी पर बाद में। तू जानती नहीं, दादी अपने हाथ नचाती हैं। तू अपनी बुआ की बंद घोड़ा गाड़ी में सवार है, जहां वह झूठी सच्ची कोई भी हाँक लगा दे, टेढ़े मेढ़े कितने भी चक्कर खिला दे। तेरे पिता निर्दोष हैं, बुआ प्रतिवाद करती हैं, अपनी पुरानी बहस में प्रवेश लेती हुई। हर बहस में बुआ मेरे पिता को परिस्थितियों के उत्पीड़न का शिकार सिद्ध करना चाहती हैं, और माँ और दादी उन्हीं को उत्पीड़न के रूप में प्रस्तुत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तू तो ऐसा कहेगी ही, दादी भड़कती हैं। मरते दम भी ऐसा ही बोलेगी। वह सन्यासी बनेगा, वह छद्म तपास जिसने मेरी भतीजी को चबाकर थूक दिया। टन। बुआ अपने बेड की घंटी फिर बजा देती हैं। दादी और माँ अक्सर बेलगाम बोला करती हैं। विनोदशीलता में बुआ मेरे कान में कई बार फुसफुसा देती हैं। इन दोनों की जुबान इतनी लंबी है कि उनकी गर्दन के पीछे से उन्हें फेर दिलाकर दूसरी तरफ से भी उनके मुंह के अंदर भेजी जा सकती है। बुआ थक रही हैं। मैं दादी को बुआ के बिस्तर से दूर ले आती हूँ। उन्हें आराम चाहिए। टन के उत्तर में आने वाली नर्स के साथ इस बार एक डॉक्टर भी हैं, जिनके एप्रन पर डायरेक्टर की बल्ली के नीचे उनका नाम लिखा है, डॉक्टर परसराम। गुड मॉर्निंग प्रभा। डॉक्टर परसराम स्नेहिल स्वर में बुआ के अभिवादन का उत्तर देते हैं और उनके बिस्तर की बगल में जा पहुंचते हैं। लेकिन तुमने यह मास्क क्यों हटवा दिया? आपसे एक शिकायत करनी थी, बुआ विनीत स्वर में फुसफुसाती हैं। किसकी? आपकी। आप मुझे बताते नहीं, मैं कब मरूंगी? अपना 100वां जन्मदिन मनाने के बाद। मेरी माँ के समय भी आप यही करते थे। बुआ की आंखों में आंसू तैर रहे हैं। तुम्हारी माँ के समय हमारे इंस्टीट्यूट में हाइपरथर्मिया नहीं थी। मार्केट में रेडियोथेरेपी को और असरदार बनाने के लिए डॉक्सोरयूबिसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड जैसी ड्रग्स नहीं थी। फेरिंक्स का कैंसर तब जानलेवा था, अब नहीं है। आप बहुत कृपालु हैं सर। बुआ रो रही हैं। मेरी एक विनती और मान लीजिए। तुम मुझे आदेश दो प्रभा। डॉक्टर परसराम बुआ का कंधा थपथपाते हैं। मेरी एक भतीजी है। बुआ मेरी ओर देखती हैं। रेणु। गुड मॉर्निंग सर। बुआ के संकेत पर मैं उनके सामने जा खड़ी होती हूँ। वे मुझे अपनी निगाह में उतारते हैं। इसे पहचान लीजिए सर, यह मेरी नॉमिनी है। जानती हो रेणु, डॉक्टर परसराम मेरी पीठ पर मुझे एक थपकी देते हैं। प्रभा जब पहली बार हमारे इस इंस्टीट्यूट में आई थी तो लगभग तुम्हारी ही उम्र की थी। लंबी चल रही इसकी माँ की बीमारी से इसके पिता उखड़ चुके थे और इसके साथ तब एक छोटा भाई भी रहा, लगभग 13-14 साल का, एकदम नासमझ और लापरवाह।
लेकिन प्रभा में दम था और बेहिसाब हिम्मत। वह तीनों ही को बखूबी संभाल लिया करती, जी जान से माँ की सेवा करती, पिता को उम्मीद दिलाती और भाई का नाज नखरा उठाती। वह मेरा अकेला भाई है सर, बुआ फुसफुसाती हैं, और रेणु मेरी अकेली पपौती। बुआ उसी रात देह त्याग देती हैं। उनका हौसला बनाए रखने के लिए डॉक्टर परसराम ने उन्हें तिरछी तस्वीर ही दिखलाई थी। अगले दिन शमशान घाट पर बुआ के दाह संस्कार पर पूरा इंस्टीट्यूट उमड़ आया है, डॉक्टर परसराम समेत। रेणु दूसरी बार अनाथ हो गई। दादी उनकी सहानुभूति जीतने के लिए मुझे उनके पास जा खड़ी करती हैं। इसे अपनी दूसरी प्रभा बना लीजिए, धीरज रखिए। डॉक्टर परसराम उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा। प्रभा का परिवार हमारे इंस्टीट्यूट का परिवार। जब भी मुझे वह अजनबी दिखाई दे जाता है जिसे अभी पिछले ही दिन मैं अपने परीक्षा केंद्र में मिली थी, उससे अपनी पहचान बढ़ाने की मेरे अंदर उत्कट लालसा है और मैं उसकी ओर दौड़ लेती हूँ। मुझे देखते ही वह फफक फफक कर सुबकने लगा है। जी, मैं जानती थी तुम यहाँ जरूर आओगे। तभी माँ की आवाज आ गूंजती है। माँ को मेरा ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भूलता और प्रत्येक सार्वजनिक स्थान पर वे एक साई की तरह मेरा पीछा किया करती हैं। उधर नर्सों ने मुझे बताया था कि हम लोग के अलावा जीजी का एक विजिटर ऐसा भी है जो हमारी गैर हाजिरी में वहां मौजूद रहा करता है। माँ की आवाज सुनते ही अजनबी की रुलाई थम गई है। चेहरे पर दुख के स्थान पर ढुलमुल सी एक बेआरामी आ बैठी है। सिकुड़े हुए उसके होंठ अपना सामान्य आकार ग्रहण कर रहे हैं। गालें बेरक्त हो गई हैं और आंखें हैरानी से चौड़ी। फिर अचानक जिस गति और आकस्मिकता के साथ माँ अपने शब्दों की झड़ी के साथ प्रकट हुई थी, उससे दुगनी गति के साथ वह शमशान घाट के गेट की ओर लपक लिया है। रुकिए अंकल, मेरी आवाज मेरे साथ उसका पीछा करती है। वह एक बार ठिठक कर पीछे देखता है और अपनी गति त्वरित कर लेता है। झूठ के पैर नहीं होते। माँ मेरे बराबर आ पहुंची हैं। वह डरता है मैं उसका विग उतार फेंकूंगी, उसका भंडा फोड़ूंगी, उसकी पोल खोलूंगी, उसे कचहरी ले जाऊंगी, उससे अपनी दुर्गति का हिसाब मांगूंगी। मगर क्यों? क्योंकि वह तेरा बाप है। वह अजनबी मेरा पिता था। इतना कठोर, इतना असंवेदनशील, अकल्पित, असंभव, और बुआ के इंस्टीट्यूट ही में नौकरी करता। मैं अपनी जुबान काट रही हूँ। अपने पिता के साथ एक वचन मैंने पहले कभी भी नहीं लगाया है। उनका उल्लेख सदैव आदर सूचक बहुवचन की शैली ही में किया है। कतई नहीं अपना नाम बदलकर किसी दूसरे शहर में रहता है, अपने दूसरे परिवार के साथ। मगर बुआ कुछ और बताया करती थी, ताकि उसका झूठ ढका रहे, पाप छिपा रहे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।